This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और मेरे साथ आप देख रहे हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें। आज नजर डालेंगे इराक के एक नए फैसले पर जो कि ग्लोबल गेहूं बाजार में बड़ी हलचल शुरू करने वाला है। दरअसल किसानों को रिकॉर्ड खरीद भाव देकर इराक ने दुनिया को बड़ा संकेत दे दिया है और इसका असर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है। इराक सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गेहूं खरीद को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम के तहत पैदा होने वाले गेहूं का खरीद भाव 7 लाख इराकी दिनार प्रति टन तय किया है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 45,000 रुपए प्रति टन के आसपास बैठता है। वहीं सरकारी कार्यक्रम से बाहर के गेहूं के लिए खरीद दर 5 लाख दिनार प्रति टन तय कर दी गई है। इराक सरकार ने केवल खरीद भाव ही नहीं बढ़ाए बल्कि अगली फसल की तैयारी के लिए 1 लाख टन हाई क्वालिटी गेहूं बीज खरीदने को भी मंजूरी दे दी है और इसका मकसद उत्पादन बढ़ाना और बेहतर क्वालिटी को सुनिश्चित करना है। सरकार ने आधुनिक सिंचाई वाली खेती के लिए प्रति दूनम 900 किलो तक उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि बाढ़ सिंचाई वाले क्षेत्रों में 750 किलो और वर्षाधारित खेती में करीब 300 किलो उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इतना ही नहीं, किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। इराक सरकार ने 2024-25 और 25-26 सीजन के लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मंजूरी दे दी है। बारिश के कारण कटाई में देरी जरूर हुई, लेकिन सरकार ने 78 साइलो और स्टोरेज सेंटर तैयार कर लिए हैं। साथ ही नमी, कीच और पुराने नए गेहूं की मिलावट रोकने के लिए सख्त क्वालिटी चेक भी लागू किए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इराक की ये आक्रामक खरीद नीति ग्लोबल गेहूं कीमतों को सपोर्ट देगी और क्या इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई देगा। एशियाई एग्री ट्रेड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंडोनेशिया सरकार ने कृषि उत्पादों के आयात नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था 8 मई 2026 से लागू होगी और इसके बाद कई कृषि उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। नई नीति के तहत सोयाबीन मील, फीड गेहूं, फीड राइस, मूंग, मूंगफली और नाशपाती जैसे उत्पादों के आयात पर कंट्रोल बढ़ाया गया है। अब इन उत्पादों को इंपोर्ट करने से पहले व्यापार मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कृषि मंत्रालय की तकनीकी सिफारिशें भी जरूरी होंगी। इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद है घरेलू कीमतों को स्टेबल रखना, मांग और सप्लाई में संतुलन बनाना और स्थानीय किसानों को सस्ते आयात के दबाव से बचाना है। सरकार खासतौर पर उन फसलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहती है जिनमें किसानों ने विदेशी आयात की वजह से बुआई कम कर दी थी। यानी अब इंडोनेशिया आत्मनिर्भर कृषि मॉडल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चला है और ये फैसला केवल आयात को कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना गया है, जिसका लक्ष्य है कृषि क्षेत्र में इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना और स्थानीय उद्योगों को मजबूत बनाना। हालांकि कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने ट्रांजिशन पीरियड भी दिया है। जो शिपमेंट 8 मई 2026 से पहले लोड हो चुकी हैं, उन पर नए लाइसेंस नियम लागू नहीं होंगे। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि इंडोनेशिया के इस फैसले का असर ग्लोबल दाल, फीड, गेहूं और सोया मील ट्रेड पर कितना पड़ेगा और क्या इससे एशियाई बाजारों में कीमतों में नई हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल आने वाले समय में पता चल जाएगा। ग्लोबल मक्का बाजार में एक बार फिर तेजी का माहौल बनता दिखाई दिया है। यूरोपीय देशों की बढ़ती खरीदारी ने यूक्रेन के मक्का बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया है, जबकि दुनिया भर में घटते स्टॉक और कम होती बुआई ने आने वाले समय के लिए सप्लाई संकट की चिंता भी बढ़ा दी है। यूक्रेन के कृषि जानकारों का कहना है कि ग्रीस, इटली, स्पेन और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश लगातार यूक्रेनी मक्का की खरीद बढ़ा रहे हैं और इसी मजबूत मांग की वजह से मक्का की कीमतें बढ़कर 225 से $226 प्रति टन तक पहुंच गई हैं। जानकारों को कहना है कि फिलहाल दुनिया का मक्का बाजार बेहद संवेदनशील स्थिति में है। जितना उत्पादन हो रहा है लगभग उतनी ही खपत भी है, यानी बाजार में अतिरिक्त स्टॉक बहुत कम बचा है। ऐसे में अगर किसी बड़े उत्पादक देश में उत्पादन थोड़ा भी घटता है तो वैश्विक बाजार में सप्लाई संकट खड़ा हो सकता है और सबसे बड़ी चिंता नए सीजन में बुआई घटने को लेकर है। रोमानिया और फ्रांस जैसे बड़े उत्पादक देश मक्का रकबा कम करने की तैयारी में है। वहीं अमेरिका में भी बुआई घटने की आशंका है। ऐसे माहौल में यूरोप के लिए यूक्रेन एक रणनीतिक सप्लायर बनकर उभर रहा है। जानकारों के अनुसार यूरोप अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा
यूक्रेन और अमेरिका से पूरा करता है। दोनों देशों की हिस्सेदारी मिलाकर करीब 75 से 80% तक मानी गई है। अगर यूक्रेन में भी उत्पादन घटा तो यूरोप को गंभीर सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल यूक्रेन में मक्का रकबा घटने के संकेत नहीं है, उल्टा 3 से 5 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ सकता है। लेकिन मौसम सबसे बड़ा फैक्टर होगा। नई फसल के लिए बाजार में 218 से 220 डॉलर प्रति टन के संकेत हैं, जबकि कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 223 से 224 डॉलर प्रति टन पर भी हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मक्का की कीमतें 240 से 245 डॉलर प्रति टन तक जा सकती हैं। यानी कि इससे साफ है कि ग्लोबल मक्का बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी है और आने वाले महीनों में इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर साफ दिखाई दे सकता है। ग्लोबल सोया बाजार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दुनिया के बड़े सोया एक्सपोर्टर देशों में शामिल अर्जेंटीना इस समय भारी दबाव में है और वजह है यूरोप द्वारा अर्जेंटीना की कुछ सोया मिल खेपों को वापस लौटाना। दरअसल विवाद HB4 नाम के जेनेटिकल मॉडिफाई यानी GM सोयाबीन को लेकर आया है और ये सूखा सहन करने वाली नई वैरायटी अर्जेंटीना और चीन में मंजूर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। और हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब नीदरलैंड ने अर्जेंटीना से आई कई सोया मिल खेपों को रिजेक्ट कर दिया। चूंकि नीदरलैंड यूरोप में कृषि आयात का बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है, इसीलिए अब पूरे यूरोपीय बाजार में प्रतिबंध लगने का खतरा बढ़ गया है और इसी खतरे को देखते हुए अर्जेंटीना के किसान और निर्यातक अब HB4 फसलों को बाकी सोया उत्पादन से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिन खेतों में ये वैरायटी बोई गई थी वहां सख्त निगरानी और अलग स्टोरेज व्यवस्था लागू की गई है ताकि किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। उधर अर्जेंटीना सरकार और उद्योग जगत यूरोपीय खरीदारों को भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि निर्यातित माल पूरी तरह से सुरक्षित और ट्रेस करने योग्य है। सोया निर्यात अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। पिछले साल देश को सोया कारोबार से 18 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई थी। ऐसे में यूरोपीय बाजार खोना अर्जेंटीना के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अगर यूरोप ने नियम और सख्त कर दिए तो अर्जेंटीना को अपनी खेप एशियाई बाजारों की ओर मोड़नी पड़ सकती है, जहां HB4 सोयाबीन पहले से मंजूर है, लेकिन इसके बावजूद यूरोप का बाजार अर्जेंटीना के लिए सबसे अहम बना हुआ है। अब बाजार की नजर इस पर रहेगी कि क्या अर्जेंटीना यूरोपीय यूनियन का भरोसा जीत पाएगा या फिर ग्लोबल सोया मिल ट्रेड में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ग्लोबल कमोडिटी बाजार में आज बड़ी हलचल देखने को मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों के बाद शिकागो में गेहूं, मक्का और सोयाबीन वायदा बाजार में तेज गिरावट आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत अंतिम चरण में पहुंच सकती है। अगर समझौता होता है तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा और हॉर्मुज के जरिए शिपिंग फिर सामान्य हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में इसी तनाव की वजह से ऊर्जा और माल ढुलाई लागत काफी बढ़ गई थी। समझौते की उम्मीद बढ़ते ही बाजार में बिकवाली तेज हो गई और शिकागो में गेहूं वायदा करीब 3.5% के आसपास टूट गया और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। मक्का में भी करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, जबकि सोयाबीन भी दबाव में दिखाई दिया। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट ने भी कृषि जिंसों पर दबाव बढ़ाया। ट्रेडर्स का कहना है कि अगर मिडल ईस्ट में हालात सामान्य होते हैं तो ऊर्जा कीमतों में राहत मिलेगी और इसका सीधा असर कृषि उत्पादन लागत और ट्रांसपोर्ट खर्च पर पड़ेगा। सोयाबीन तेल बाजार में भी भारी कमजोरी देखने को मिली है। बायोफ्यूल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला सोया तेल, उसके दाम भी करीब 3% लुढ़क गए। माना जा रहा है कि फिलहाल ग्लोबल ग्रेन मार्केट कच्चे तेल को लीडिंग इंडिकेटर की तरह देख रहा है, यानी ऊर्जा कीमतों में गिरावट आने पर अनाज और तिलहन बाजार में भी दबाव आ गया है। उधर निवेश फंड्स की गतिविधियां भी बाजार की दिशा तय कर रही हैं। अप्रैल के आखिरी में बड़े फंड्स गेहूं में तेजी के पक्ष में आए थे, लेकिन अब मुनाफा वसूली बढ़ने की आशंका जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत में बेहतरीन प्रगति हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नजर मिडल ईस्ट की इन वार्ताओं पर टिकी है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर बड़ा फैसला अनाज, फर्टिलाइजर और ऊर्जा बाजार की दिशा को बदल सकता है। ब्लैक सी और डेन्यूब क्षेत्र का अनाज बाजार नए सीजन में भारी दबाव के साथ प्रवेश कर रहा है। रिकॉर्ड शुरुआती स्टॉक, मौसम जोखिम और बढ़ती अनसर्टेनिटी ने गेहूं और मक्का बाजार की चिंताएं लगातार बढ़ा दी हैं। जानकारों के अनुसार इस क्षेत्र में शुरुआती अनाज स्टॉक करीब 2 करोड़ 85 लाख टन पहुंच गया है, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास भी करीब 1 करोड़ 72 लाख टन का बड़ा स्टॉक मौजूद है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार गेहूं का रकबा लगातार तीसरे साल बढ़ा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने की कोई गारंटी नहीं। पिछले अच्छे सीजन के बाद अब पैदावार सामान्य स्तर पर लौटने की संभावना है, जिससे कुल उत्पादन घट सकता है। तो दूसरी तरफ
मक्का बाजार में भी रिस्क और बढ़ गया है। बार बार पड़ रहे सूखे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और अब किसान फसल रणनीति बदलने पर विचार करने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि ब्लैक सी क्षेत्र में अब खेती का पैटर्न धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। किसान पारंपरिक अनाज फसलों से हटकर तिलहन फसलों की ओर बढ़ रहे हैं और इसके पीछे बेहतर मांग, लॉजिस्टिक फायदे और ज्यादा मुनाफे की उम्मीद को बड़ी वजह माना गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए सीजन की शुरुआत में सप्लाई काफी ज्यादा रहने वाली है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और वहीं मौसम की छोटी सी गड़बड़ी भी कीमतों पर बड़ा असर डाल सकती है। यानी कि इससे साफ है कि ग्लोबल अनाज बाजार फिलहाल दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक तरफ भारी स्टॉक का दबाव है तो दूसरी तरफ उत्पादन को लेकर बढ़ती अनसर्टेनिटी। ग्लोबल गेहूं बाजार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दुनिया के बड़े गेहूं आयातक देशों में शामिल अल्जीरिया ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के जरिए भारी मात्रा में गेहूं की खरीद की है। प्रारंभिक कारोबारी अनुमान के मुताबिक अल्जीरिया की सरकारी एजेंसी OAIC ने करीब 3,90,000 से 4,20,000 टन मिलिंग गेहूं खरीदा है और यह सौदा लगभग $268 से $270 प्रति टन की कीमत पर किया गया है, जिसमें फ्रेट यानी ढुलाई लागत भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस बार भी ब्लैक सी क्षेत्र अल्जीरिया को गेहूं सप्लाई में सबसे आगे रह सकता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में रूस और ब्लैक सी निर्यातकों ने अल्जीरिया बाजार में अपनी पकड़ काफी मजबूत की है, जबकि पहले फ्रांस को अल्जीरिया का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता था। टेंडर की शर्तों के मुताबिक यूरोप और ब्लैक सी क्षेत्र से आने वाले गेहूं की डिलीवरी जुलाई 2026 के 2 चरणों में होगी। वहीं अगर गेहूं ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका से आता है तो इसकी शिपमेंट 1 महीने पहले शुरू हो जाएगी। अल्जीरिया दुनिया के सबसे बड़े गेहूं इंपोर्टर देशों में शामिल है और उसकी मजबूत मांग लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार को सपोर्ट देती रही है। तो गौरतलब है कि इसी साल मार्च में भी अल्जीरिया ने करीब 6,90,000 टन गेहूं खरीद लिया है, जिसकी कीमत लगभग $272 प्रति टन रही। यानी कि साफ है कि ग्लोबल गेहूं बाजार में मांग अभी भी मजबूत है और ब्लैक सी क्षेत्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। अब खबर ग्लोबल मक्का बाजार से। तुर्की ने अपने आयात कोटे के तहत तेजी से मक्का खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कोन बाजार में हलचल बढ़ गई है। यूरोपीय ट्रेडर्स के मुताबिक तुर्की के आयातकों ने अब तक 30 लाख टन के कुल आयात कोटे में से करीब 5,80,000 टन मक्का का इस्तेमाल कर लिया है और ये कोटा 20 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक लागू है। तुर्की सरकार ने इस कोटे के तहत आयात होने वाले मक्का पर केवल 5% आयात शुल्क लगाया है, लेकिन कोटे से बाहर आने वाले मक्का पर 130% भारी टैरिफ लागू है और यही वजह है कि आयातक तेजी से कम शुल्क वाले कोटे का फायदा उठाने में जुटे हैं। जानकारों का कहना है कि तुर्की की मजबूत खरीदारी ग्लोबल कोन बाजार को सपोर्ट दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब कई देशों में मौसम को लेकर चिंता बन गई हो। हालांकि तुर्की अगस्त महीने से अपनी नई मक्का फसल की कटाई शुरू कर देगा और अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार उनके अनुमान के मुताबिक 2025 में तुर्की का मक्का उत्पादन बढ़कर 89 लाख टन पहुंच सकता है, जबकि 2024 में यह करीब 68 लाख टन था। यानी कि साफ है फिलहाल तुर्की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर जोर दे रहा है, लेकिन नई फसल आने के बाद बाजार की दिशा बदल सकती है। अब बाजार की नजर इसी बात पर होगी कि तुर्की आने वाले महीनों में आयात की रफ्तार बनाए रखेगा या फिर नई फसल के बाद वैश्विक खरीदारी धीमी पड़ जाएगी। अब खबर खाद्य तेल बाजार से। बांग्लादेश सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए इंडोनेशिया से बड़े पैमाने पर रिफाइंड सोयाबीन तेल इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जी हां, सरकार अब करीब 2 करोड़ लीटर रिफाइंड सोया तेल इंपोर्ट करेगी और ये तेल कम आय वाले परिवारों को टीसीबी कार्ड योजना के तहत सब्सिडी दरों पर दिया जाएगा और ये खरीद अंतर्राष्ट्रीय ओपन टेंडर के जरिए की गई है और इसकी जिम्मेदारी बांग्लादेश की सरकारी एजेंसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश यानी टीसीबी को दी गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया की कंपनी पीटी ट्रिनिटी छाया एनर्जी को सप्लायर चुना गया है। सौदे के तहत सोया तेल की खरीद कीमत करीब $1.15 प्रति लीटर तय हुई है और कुल आयात लागत लगभग $2 करोड़ 30 लाख बैठती है। जानकारों का कहना है कि इस कदम का मकसद साफ है कि घरेलू बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव को कम करना है और गरीब उपभोक्ताओं के लिए सस्ते तेल की उपलब्धता बनाए रखना है। गौरतलब है कि एशियाई देशों में खाद्य तेल की मांग लगातार मजबूत बन रही है और ऐसे में बांग्लादेश की ये बड़ी खरीद अंतर्राष्ट्रीय सोया तेल बाजार को भी सपोर्ट दे सकती है और अब बाजार की नजर इंडोनेशिया और दूसरे प्रमुख निर्यातक देशों की सप्लाई पर रहेगी, क्योंकि वैश्विक खाद्य तेल बाजार में मांग और कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा।
दक्षिण पूर्व एशिया के गेहूं बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब खरीदार तेजी से ऑस्ट्रेलिया की जगह ब्लैक सी क्षेत्र के गेहूं की ओर रुख कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑस्ट्रेलियाई गेहूं की बढ़ती कीमतें और ब्लैक सी गेहूं का गेहूं सस्ता पड़ना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह ब्लैक सी क्षेत्र का 11.5% प्रोटीन वाला गेहूं इंडोनेशिया के लिए 283 से $285 प्रति टन CFR पर ऑफर किया गया और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए ASW9 गेहूं से कम $10 प्रति टन सस्ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के खरीदार आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया गेहूं के लिए $5 प्रति टन तक का प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मौजूदा कीमतों में अंतर इतना ज्यादा हो गया है कि अब ब्लैक सी गेहूं ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया है। हाल ही में करीब $280 प्रति टन पर हुए सौदों ने साफ संकेत मिल रहे हैं कि ब्लैक सी क्षेत्र की गेहूं की मांग मजबूत हो रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई गेहूं में खरीदार और विक्रेता के बीच कीमत का अंतर काफी बड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिस्पर्धा पर एक और दबाव उसकी मजबूत मुद्रा का भी है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 4 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है और जिससे निर्यात लागत और बढ़ गई है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना की स्थिति भी कमजोर है। वहां 2025-26 की फसल में फीड क्वालिटी गेहूं की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है, जिससे बेहतर क्वालिटी वाले गेहूं की उपलब्धता लिमिटेड हो गई है और ऐसे माहौल में ब्लैक सी क्षेत्र लगातार अपनी पकड़ को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में रूस और ब्लैक सी सप्लायर की कंपटीशन तेजी से बढ़ रही है और अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में क्या ब्लैक सी क्षेत्र एशियाई गेहूं व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ा पाएगा या नहीं। अफ्रीका के कृषि क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। इथियोपिया पहली बार अफ्रीका का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन गया है। जी हां, देश ने इस सीजन में 3,30,00,000 टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन कर डाला, जो कि नया रिकॉर्ड है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने ओरोमिया क्षेत्र के एक बड़े गेहूं खेत का दौरा करने के बाद इस उपलब्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक देश गेहूं इंपोर्ट करता था, लेकिन अब हमारे यहाँ तस्वीर पूरी बदल चुकी है। सरकार के मुताबिक इस साल देश में 80 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई और खेती के विस्तार और बेहतर कृषि तकनीकों की वजह से उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। पिछले साल इथियोपिया का गेहूं उत्पादन करीब 2,80,00,000 टन था, जो इस साल बढ़कर 3,30,00,000 टन से ऊपर हो गया है, यानी सिर्फ एक साल में करीब 50 लाख टन का इजाफा। सरकार का कहना है कि ये सफलता केवल खेती का रकबा बढ़ने से नहीं, बल्कि कृषि दक्षता सुधारने और नई तकनीकों को अपनाने से मिली है। इथियोपिया अब केवल अनाज उत्पादन ही नहीं कर रहा, बल्कि डेयरी सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार के अनुसार देश से हर दिन करीब 5 लाख लीटर दूध शहरी इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इनकम और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकार का दावा है कि अगर इसी तरह खेती का विस्तार और तकनीकी सुधार जारी रहा तो आने वाले सालों में इथियोपिया 5 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का आंकड़ा भी छू सकता है। यानी कि साफ है कि इथियोपिया अब अफ्रीका में कृषि शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है और इसका असर आने वाले समय में वैश्विक गेहूं व्यापार पर भी दिखाई दे सकता है। अब दुनिया भर में खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और एग्री केमिकल्स पर सख्ती तेजी से बढ़ गई है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और चीन जैसे बड़े कृषि बाजार अब कृषि रसायनों के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू करने लगे हैं, जिसका असर आने वाले समय में वैश्विक खेती और फसल लागत पर दिखाई दे सकता है। दरअसल यूरोप से शुरुआत करें तो रोमानिया ने आखिरकार नियोनिकोटिनाइड्स कीटनाशकों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अदालत के जरिए मिलने वाली विशेष छूट भी खत्म कर दी। हालांकि रोमानिया अब यूरोपियन यूनियन से इन रसायनों के बीच उपचार को अलग रखने की मांग भी कर रहा है। उधर यूरोपीय आयोग भी कई रसायनों के अवशेष स्तर यानी रेजिड्यू लिमिट्स की समीक्षा कर रहे हैं। डाइमॉक्सीस्ट्रोबिन, इथोफेन और प्रोपामोकार्ब जैसे रसायनों पर नियम और सख्त किए गए हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण जोखिम को इसकी बड़ी वजह माना गया है। अमेरिका में भी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी यानी EPA ने सोयाबीन और कपास में इस्तेमाल होने वाले डिकाम्बा हर्बिसाइड पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। इसके इस्तेमाल की अनुमति लगभग आधी कर दी गई है। वहीं अमेरिका में भी परपेचुअल केमिकल्स यानी लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहने वाले नए रसायनों को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। कई सामाजिक संगठन इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कनाडा में भी ऑर्गेनोफॉस्फेट के कीटनाशकों की व्यापक समीक्षा चल रही है, जबकि चीन ने प्रतिबंधित कीटनाशकों के अवैध उत्पादन और इस्तेमाल के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि दुनिया अब कम रसायन आधारित और ज्यादा नियंत्रण खेती मॉडल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इससे किसानों की लागत बढ़ सकती है और कई फसल सुरक्षा उत्पादों की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। यानी कि साफ है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर सेक्टर अब बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां उत्पादन के साथ साथ
पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा भी अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक देश ब्राजील से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2026-27 सीजन में ब्राजील में सोयाबीन का रकबा बहुत सीमित बढ़ने की संभावना है और इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती लागत और अल नीनो का खतरा माना गया है। जानकारों के मुताबिक ब्राजील के किसान इस समय बढ़ती फर्टिलाइजर कीमतों से दबाव में है। भू राजनीतिक तनाव के चलते खाद की लागत बढ़ रही है, जिससे सोयाबीन खेती का मुनाफा घट रहा है और यही कारण है कि किसान अब बड़े पैमाने पर रकबा बढ़ाने से बच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अल नीनो का खतरा इस बार बाजार की सबसे बड़ी चुनौती भी होगा और चिंता भी। आमतौर पर अल नीनो की स्थिति में ब्राजील के मध्य हिस्सों में सूखे का खतरा बढ़ जाता है, जबकि दक्षिण इलाकों में ज्यादा बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादा बारिश भी समस्या है और बारिश की कमी उससे बड़ी चुनौती। ऐसे में आने वाले दिनों में सोयाबीन की फसल पूरी तरह मौसम पर निर्भर नजर आ रही है। हालांकि अभी तक अगले सीजन के लिए सटीक रकबे का अनुमान जारी नहीं किया गया है। ब्राजील में नई सोयाबीन बुआई सितंबर के मध्य से शुरू होगी, इसलिए आने वाले महीनों में मौसम की चाल बाजार की दिशा पर तय करेगी। और गौरतलब है कि ब्राजील वैश्विक सोयाबीन सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है और ऐसे में वहां उत्पादन या रकबे में अगर किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी हुई तो इसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय सोया कीमतों पर दिखाई देगा। और अब बाजार की नजर अल नीनो की गतिविधियों और ब्राजील के मौसम पर बनी रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि अगले सीजन में ग्लोबल सोया बाजार में सप्लाई कितनी मजबूत रहने वाली है। खबर अब ग्लोबल अनाज और तिलहन बाजार से जुड़ी हुई। कनाडा के ताजा सरकारी आंकड़ों ने गेहूं, कैनोला और सोयाबीन बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल तक देश में गेहूं का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 12% बढ़ गया है और करीब 1,94,00,000 टन पहुंच गया। वहीं सॉफ्ट व्हीट यानी नरम गेहूं का स्टॉक भी 10% से ज्यादा बढ़ गया है और सबसे बड़ी बढ़ोतरी कैनोला यानी रैपसीड स्टॉक में देखने को मिली। कैनोला स्टॉक करीब 27% बढ़ा और लगभग 1 करोड़ टन के करीब पहुंचा और इसकी वजह 2025 की बड़ी फसल और कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड को माना गया। दूसरी तरफ सोयाबीन बाजार में उल्टी तस्वीर दिखाई दी। कनाडा में सोयाबीन स्टॉक करीब 40% घट गया और यह घटकर सिर्फ 15 लाख टन के आसपास सिमट गया। माना जा रहा है कि इसकी वजह मजबूत निर्यात और घरेलू मांग है। रिपोर्ट जारी होने के बाद कैनोला बाजार में दबाव और बढ़ गया। खासकर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी तिलहन बाजार को कमजोर कर दिया। जुलाई कैनोला वायदा भी टूट गया और 2% टूटकर 744 कनाडाई डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि कनाडा में गेहूं स्टॉक बढ़ने से वैश्विक बाजार में सप्लाई को कुछ राहत मिल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब रूस से गेहूं निर्यात फिर सक्रिय हो रहा हो। हालांकि अमेरिका के कुछ इलाकों में सूखे की वजह से गेहूं उत्पादन पर खतरा बढ़ गया है। ओक्लाहोमा क्रॉप टूर के शुरुआती संकेत भी कमजोर फसल की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि साफ है कि फसल इस साल वैश्विक अनाज बाजार इस समय दोहरी तस्वीर देख रहा है। एक तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक तो दूसरी तरफ मौसम से जुड़ी उत्पादन चिंताएं। अब खबर ग्लोबल गेहूं बाजार से बड़ी खबर। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने कजाकिस्तान में 2026-27 सीजन के दौरान गेहूं और जौ उत्पादन में बड़ी गिरावट का अनुमान लगा दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम और बाजार से जुड़े दबावों की वजह से कजाकिस्तान का गेहूं उत्पादन घट सकता है और करीब 1,40,00,000 टन रह सकता है, जबकि पिछले सीजन में ये 1,80,00,000 टन था। माना जा रहा है कि इस बार देरी से बुआई, ज्यादा गर्मी और सूखे का खतरा फसलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। दरअसल अप्रैल में ठंड और ज्यादा नमी की वजह से खेतों में तैयारी भी प्रभावित होने की आशंका है, जिससे मई में शुरू होने वाली बुआई अब धीमी पड़ सकती है। कजाकिस्तान में गेहूं का रकबा लगभग स्टेबल रहने का अनुमान है, लेकिन 2 साल पहले के मुकाबले ये करीब 10 लाख हेक्टेयर कम है और इसकी बड़ी वजह है किसानों का तिलहन फसलों की ओर शिफ्ट हो जाना, जहां बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। उत्पादन घटने के चलते कजाकिस्तान का गेहूं निर्यात भी दबाव में आ गया और यूएसडीए के अनुसार 2026-27 में गेहूं एक्सपोर्ट घटकर 75 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले साल ये 1,10,00,000 टन था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को गेहूं निर्यात में इस साल भारी गिरावट आ सकती है। बॉर्डर पर जाम और जांच में देरी इसकी बड़ी वजह है। दूसरी तरफ जो उत्पादन भी घटने का अनुमान है वो भी 2026-27 में घटकर करीब 31 लाख टन रह सकता है, जो पिछले साल से काफी कम है। हालांकि किसान बेहतर मुनाफे की उम्मीद में जो रकबा बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारों का कहना है कि कजाकिस्तान जैसे बड़े उत्पादक देश में उत्पादन घटने का असर आने वाले दिनों में वैश्विक गेहूं और फीड बाजार पर भी दिखाई दे सकता है और अब बाजार की नजर मौसम और बुआई की प्रगति पर बनी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि कजाकिस्तान की नई फसल अब कितनी मजबूत रहने वाली है। फिलहाल कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
This program is powered by MDH. This program is co-powered by IFCO. सहकार से समृद्धि। ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਓਏ? ਛੋਲੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਬੀਏ ਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਚਨੇ ਦਾ? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।